हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं क्या क्या है इस करंट अफेयर्स वीडियो में। तो FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 वो अवार्ड घोषित हो गया है। किस भारतीय को मिला है और लगातार दूसरी बार, और FIH से रिलेटेड और भी कई अवार्ड हैं, उन सब पर भी बात करेंगे। नोबेल पीस प्राइज़ उसका भी अनाउंसमेंट हो गए हैं, कौन है विजेता। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ उसके लिए भी अनाउंसमेंट हो गया है, क्यों मिला है उनको ये भी जानेंगे। RBI ने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के भुगतान को लेकर नया सिस्टम लागू किया, क्या है सिस्टम, कैसे काम करेगा। और एक्टर पंकज त्रिपाठी उनको नेशनल आइकन बनाया गया है, किस आयोग ने बनाया। वायुसेना दिवस है आज ही, इस पर भी बात होगी। और भी कई टॉपिक है, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट पहला क्वेश्चन, किस भारतीय को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर मेंस अवार्ड लगातार दूसरी बार मिला है, या कहें जीता है दूसरी बार। आंसर होगा हरमनप्रीत सिंह। FIH फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो न्यूज़ भी आप देख रहे हैं और हरमनप्रीत सिंह को भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, और उनको लगातार दूसरी बार पुरुष कैटेगरी में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 चुना गया। और ऐसे ये पहले भारतीय हैं, भारतीय डिफेंडर हैं, 26 ईयर के हैं हरमनप्रीत सिंह। और लगातार अगर हम बात करेंगे दुनिया में ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जिनको 2 बार ये अवार्ड मिला है प्लेयर ऑफ द ईयर मेंस कैटेगरी में, तो ऐसे चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। बाकी कौन कौन से हैं तो लिस्ट मेरे बगल में आप देख रहे हैं। ट्यून डी नूजर नीदरलैंड के, दूसरे व्यक्ति हैं जेमी ड्वायर ऑस्ट्रेलिया के, और तीसरे हैं आर्थर वैन डोरेन बेल्जियम के, और चौथे व्यक्ति कौन होंगे, हरमनप्रीत सिंह। इम्पॉर्टेंट बात है, FIH ने एक बयान जारी किया, उन्होंने कहा है कि हरमनप्रीत सिंह जो आधुनिक समय है अभी उसके हॉकी के सुपरस्टार हैं और शानदार डिफेंडर है। ठीक है, तो अब ये इम्पॉर्टेंट अवार्ड मिल गया है एग्जामिनेशन के लिए, तो इम्पॉर्टेंट है ये। FIH के बारे में जान ले। देखिए, ये दुनिया में हॉकी गेम का गवर्निंग बॉडी है। दुनिया में जितने इंटरनेशनल गेम्स जो भी होते हैं वो FIH की निगरानी में होता है। मुख्यालय कहाँ है, लुसाने स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, और आपको बताऊं कि हरमनप्रीत सिंह जो हैं वो भारतीय हॉकी टीम के उप कप्तान भी हैं। कप्तान कौन है, मनप्रीत सिंह, और उप कप्तान हरमनप्रीत सिंह। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और कभी कभी ही होता है ऐसा जब लगातार 2 अवार्ड जीत रहे हों, और मतलब पिछले साल भी और इस साल भी एक साथ लगातार ईयर में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि आपकी डिमांड पे वीकली करंट अफेयर्स भी आ रहा है, संडे की सुबह 7 बजे देखना मत भूलना। हमारे साथी अंकित इसे प्रेजेंट करेंगे वीकली करंट अफेयर्स, जिसमें पूरे सप्ताह के करंट अफेयर्स का सार होगा। ओके, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं मंडे टू सैटरडे ये डेली करंट अफेयर्स देता हूँ और देता रहूँगा। संडे का स्पेशल वीडियो रहेगा, सुबह 7 बजे देखना मत भूलना। कल संडे है तो कल सुबह 7 बजे वीकली करंट अफेयर्स। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 का अवार्ड किस भारतीय ने जीता है। आंसर होगा मुमताज़ खान। ओके, और ये रहा फोटोग्राफ इनका। भारतीय महिला हॉकी टीम के प्लेयर हैं। FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, उसने ये अवार्ड दिया है राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर। लखनऊ की रहने वाली हैं और अब तक 40 अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल हॉकी मैच खेल चुकी हैं। अगला क्वेश्चन भी FIH से ही है। क्वेश्चन होगा FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर ये मेंस यानी पुरुष 2021-22 का अवार्ड किसने जीता है। आंसर होगा PR श्रीजेश। ठीक है, फोटोग्राफ ये रहा इनका, और गोलकीपर के तौर पर इनको 2021-22 में बेहतरीन दुनिया का खिलाड़ी माना गया है। ठीक है, सेकेंड स्थान पर कौन है, वेन डेरेन है, बेल्जियम के लोइक वेन डेरेन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर वुमेन्स यानी महिला 2021-22 का अवार्ड किसने जीता है। आंसर होगा सविता पुनिया। ठीक है, इनका भी फोटोग्राफ ये रहा। सविता पुनिया भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर हैं, और उनको 5 अक्टूबर को ये अवार्ड के अनाउंसमेंट हुआ है। ठीक है, चलिए अब ट्रैक बदलते हैं। FIH से अलग नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको देखेंगे। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल है, तमाम एग्जामिनेशंस में उससे क्वेश्चन टकरा रहे हैं,
और लोगों को पसंद भी आ रहा है। तो वो आप ले सकते हैं 1 ईयर के मेंबरशिप के जरिए। 1 साल का मेंबरशिप है और मात्र 150 रुपये में वो मेंबरशिप मिल रहा है आपके लिए। और कई तरह के फीचर्स हैं उसमें, जैसे PDF तो आपको 1 साल तक अपडेट मिलता रहेगा। इसके अलावा मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ उसमें भी हिस्सा ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ मतलब कि तमाम जो भी एग्ज़ामिनेशन है और तमाम सब्जेक्ट हैं, जिस तरीके एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं वैसा ही सेट बनाकर आपको दिया जाता है ताकि आप चेक कर सकें कि कैसी तैयारी चल रही है। और करंट अफेयर्स शानदार है, कई तरह के करंट अफेयर्स हैं जैसे वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, और वो भी अलग अलग तरह के, जैसे 1 लाइनर होता है, दूसरा MCQ और तीसरा होता है MCQ विद डिटेल्स, ताकि जैसे ही आपकी तैयारी करना हो वैसा आप कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, और वहाँ पर एक वीडियो भी है कि कैसे मेंबरशिप ले सकते हैं और कैसे तमाम सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नोबेल शांति पुरस्कार 2022 के विजेता का नाम बताएं। इसका आंसर होगा A और B। मतलब क्या हुआ, एलिस बियालियान्स्की, दूसरा है मेमोरियल और तीसरा सिविल लिबर्टी। तो ये तो व्यक्ति हैं जो जेल में हैं, और ये दोनों संगठन हैं, मानवाधिकार संगठन। तीनों को ये अवार्ड मिला है। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू के बिजनेस स्टैंडर्ड में, ठीक है। और ये मैं फोटोग्राफ दिखाऊं, इन दोनों संगठनों का लोगो है और इनका फ़ोटो है एलिस का, ठीक है। ये मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। ये कहाँ से हैं, तो एलिस बियालियान्स्की ये हैं बेलारूस से, ठीक है। मेमोरियल ये एक संगठन है जिसको बैन कर दिया गया है, रूस का संगठन है, सिविल मानवाधिकार संगठन। और ये सिविल लिबर्टी है, इसका लोगो है, जो कि यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन है, ठीक है। तो 3 देशों के हैं। कौन कौन से देश हैं, तीनों देश के बारे में भी बता दें। प्यार भारत रहा, और यहाँ है बेलारूस। इसी के एक व्यक्ति को मिला है, और उनका नाम क्या है, इनका एलिस बियालियान्स्की, ठीक है। और रूस, ये विशाल रूस है, इसके कौन है, तो इसका एक संगठन है मेमोरियल, और तीसरा यहाँ पर है यूक्रेन, ये वाला पूरा हिस्सा। यूक्रेन और रूस को लेकर विवाद चल रहा है अभी, और युद्ध भी चल रहा है, तो उसका है सिविल लिबर्टी, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि ये जो पूरा अवार्ड मिला है पीस प्राइज़, ये रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है इससे भी कनेक्टेड है। क्यों, क्योंकि ये जो बेलारूस के व्यक्ति हैं जिनको पीस प्राइज़ मिला है, वो इस पूरे युद्ध के खिलाफ हैं। यानी तीनों जो संगठन हैं, ये 2 संगठन और ये बेलारूस के जिन एलिस को मिला है, वो सब इस युद्ध में रूस के खिलाफ है। तो यहाँ पर सवाल होगा कि किसने ये घोषणा की है नोबेल प्राइज़ देने की, शांति के लिए नोबेल प्राइज़, तो नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने, ठीक है। देखिए टोटल 6 तरह के नोबेल प्राइज़ होते हैं, उनमें से 5 की घोषणा स्वीडिश रॉयल एकेडमी करती है, और एक जो है वो शांति का यानी पीस का, वो नॉर्वेजियन नोबेल समिति करती है। तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, 6 किस किस क्षेत्र में ये अवार्ड दिए जाते हैं, तो मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और पीस। तो 5 जो है वो स्वीडन की ओर से, और एक जो है पीस का, वो किसकी ओर से, नॉर्वे की ओर से ये दिया जाता है अवार्ड। तो बात कर लेते हैं एलिस बियालियान्स्की, उनके बारे में। तो ये इन्होंने बेलारूस में 1980 के दशक में लोकतंत्र की स्थापना के लिए आंदोलन शुरू किया था, और अभी भी वो आंदोलन में ही हैं। पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार अभियानों में सक्रिय रहे हैं, और इसके कारण कई बार गिरफ्तार किया गया, और अभी भी वो जेल में है। दूसरा संगठन है, इसके बारे में कुछ जानना चाहिए आपको, रूस का मानवाधिकार संगठन है मेमोरियल। हालांकि 2001 में रूस के सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक आदेश जारी करके इस संगठन को ही बंद कर दिया था, और इसे विदेशी एजेंट घोषित कर दिया था। ये संगठन करीब 3 दशकों तक सोवियत दौर के राजनीतिक दमन के दौरान जो भी घटनाएं हुई थी, उनके पीड़ितों की कहानियां सामने ला रहा था, और इससे जो सोवियत रूस या कहें रूस, और ख़ासतौर पर स्टालिन, उनके जो तमाम मानवाधिकार हनन के मामले थे वो सब सामने आ रहे थे, दुनिया के सामने आ रहे थे। तो उसके बाद ये कार्रवाई हुई वहाँ की सरकार और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगला संगठन है यूक्रेन का मानवाधिकार, ये संगठन है सेंटर फॉर लिबर्टी, जो देख रहे हैं आप।
और ये 2007 में अस्तित्व में आया था। और ख़ास बात है कि सोवियत रूस से अलग हुए, तो कई देश अलग हुए, तो वहाँ पर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस संगठन को बनाया कई देशों के। और अभी जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में, उस मामले में रूस के युद्ध अपराध जितने हैं उन सब का दस्तावेजीकरण शुरू किया था इस संगठन ने। ओके, तो मुझे लगता है कि पूरी बात समझ गए होंगे आप। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2022 के विजेता का नाम बताएं। कौन है विजेता? आंसर होगा एनी एर्नॉक्स। ठीक है, एनी एर्नॉक्स। न्यूज़ आप देख रहे हैं, एनी एर्नॉक्स। कई बार आपको अलग अलग अखबारों में जो ये सब नाम है उसका उच्चारण अलग अलग देखने को मिलेगा। कुछ ने ये लिखा है एनॉक्स लिखा है, कुछ ने एर्नॉक्स लिखा है, लेकिन जो स्पेलिंग है उससे हमें लगता है कि एर्नॉक्स होना चाहिए। ठीक है, ये कौन है? फ्रांसीसी लेखक हैं एनी एर्नॉक्स, और उनको ये अवार्ड के लिए चुना गया है। 10 दिसंबर को ये अवार्ड दिया जाएगा। अब सवाल है कि क्यों चुना गया है इनको अवार्ड के लिए? तो साहस के साथ और भाव आवेग के बिना ही अपने व्यक्तिगत अनुभव को लिखने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। और ख़ास बात है उनकी लेखनी में कि उनकी ज़्यादातर रचनाएं वो आत्मकथात्मक होती है। मतलब पढ़ने वालों को ऐसा लगता है कि वो लिखने वाले की आत्मकथा को पढ़ रहा है। ठीक है, जैसे कई सारी उन्होंने बुक लिखी है, अ वुमेन स्टोरी, अ मेंस प्लेस, सिंपल पैशन। तो ये कई सारी जो रचनाएं हैं इनकी, वो सब आम जिंदगी से इस कदर सराबोर होती हैं कि वो कनेक्ट कर जाता है व्यक्ति जो पढ़ रहा होता है वो। ठीक है, तो इनको 2019 में इनकी एक बुक थी द ईयर्स, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। हालांकि वो अवार्ड इनको नहीं मिला था, लेकिन अभी ये साहित्य का नोबेल प्राइज़ मिल गया है। फ्रांस की हैं लेखिका और ग्रामीण पृष्ठभूमि से रही हैं, और ये बात उनकी लेखनी में ये दिखता है। इनका जन्म हुआ था 1940 में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात। तो ये सब ध्यान रखना चाहिए। और अब तक 5 अवार्ड्स की घोषणा हो चुकी है, उन सबको देख लेते हैं कौन कौन किस किस को मिल चुका है, कि रिवाइज हो जाएगा। तो मेडिसिन या कहें फिजियोलॉजी में स्वांते पाबो को मिला है, स्वीडन के वैज्ञानिक हैं वो। फिजिक्स के क्षेत्र में एलेन स्पेक्ट फ्रांस के हैं, जॉन एफ क्लॉसर अमेरिका के, और एंटोन जिलिंगर ऑस्ट्रिया के हैं। ऑस्ट्रेलिया मत समझ लेना। केमिस्ट्री के क्षेत्र में कैरोलिन के बर्टोजिक अमेरिका के, कार्ल बेरी शार्पलेस अमेरिका के, और मॉर्टन मल्डोल ये डेनमार्क के। लिटरेचर कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया, एनी एर्नॉक्स, तो वो फ्रांस से हैं। और शांति के लिए 3 को मिला है। कौन कौन? एलिस बियालियान्स्की बेलारूस से, और 2 और संगठन है, मेमोरियल ये रूस का संगठन है, और दूसरा संगठन है सिविल लिबर्टी यूक्रेन का है। 3 सबको मिला। और इकोनॉमिक्स का अभी अनाउंस नहीं हुआ, जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा था। अनाउंस होते ही अगले करंट अफेयर्स में मैं आपको बता दूंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आप नोबेल प्राइज से अलग दूसरे ट्रैक पर चलते हैं। क्वेश्चन होगा, आरबीआई ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान के किस नए सिस्टम को लागू किया है? आंसर होगा टोकनाइजेशन। ठीक है, ध्यान रखने की बात है, टोकनाइजेशन को लागू किया है। कब से? 1 अक्टूबर से ये लागू हो चुका है। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में। टोकनाइजेशन को क्या है ये टोकनाइजेशन सिस्टम? इसका मतलब हुआ कि कार्ड के जरिए ट्रांजैक्शन के लिए एक यूनिक अल्टरनेट कोड जारी होगा, जिसको कहते हैं टोकन। और ये टोकन ग्राहक की जानकारी को खुलासा किए बिना ही पेमेंट करने की अनुमति देगा। टोकनाइजेशन सिस्टम का मकसद ये है कि ऑनलाइन जो बैंकिंग फ्रॉड होते हैं, खासतौर पर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के, उसको रोकना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने कहीं पेमेंट किया और आपके कार्ड की सारी जानकारी वहाँ स्टोर हो गई है, और वहाँ पर किसी ने गड़बड़ कर दी, किसी ने हैक कर लिया, और उसके बाद आपके कार्ड से पैसे चले गए। तो इन सब को रोकने के लिए ये किया गया है। तो अब सवाल है कि कौन जारी करेगा टोकन? तो वीज़ा, मास्टर कार्ड और रुपए जैसे जो कार्ड नेटवर्क हैं वो टोकन जारी करेंगे। और ये कार्ड नेटवर्क ही कार्ड जारी करने वाले जो बैंक हैं उसको ये इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, आप समझ लीजिए कि बैंक आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड वो जारी तो करता है, लेकिन वो बैंक का नहीं होता है, वो किसी दूसरी कंपनी का होता है। जैसे वीज़ा एक अमेरिकन कंपनी है,
और उसकी सहायता से उसके कार्ड को बैंक आपको देता है। ठीक है, रुपे एक गवर्नमेंट कार्ड है, गवर्नमेंट की ओर से जो एजेंसी है NPCI वो इसको रेगुलेट करती है। तो वो कार्ड बैंक इशू करता है, बैंक का अपना कार्ड नहीं होता है। ठीक है, जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड और रुपे कार्ड हो गया। तो ये सब वो जैसे जो नेटवर्क है, कार्ड नेटवर्क है, वही टोकन जारी करेगा। ठीक है, क्या सवाल है कि सभी मर्चेंट के लिए एक ही टोकन होगा? नहीं, अलग अलग मर्चेंट के लिए अलग अलग यूनिक टोकन जारी होगा। और अगर कोई ग्राहक ये चाहता है कि वो टोकनाइजेशन सिस्टम को ना माने तो उसको पूरी जानकारी देनी होगी या कार्ड की अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और इससे खतरा होगा कि उसके जो इन्फॉर्मेशन है वो चोरी हो सकते हैं और बैंकिंग फ्रॉड भी हो सकता है। तो बैंकिंग फ्रॉड को रोकने के लिए RBI ने ये काम किया। ठीक है, RBI का बड़ा कदम है टोकनाइजेशन सिस्टम, और एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, खासतौर पे बैंकिंग एग्जामिनेशन वाले, तो आप समझ लीजिए। ठीक है, RBI की बात कर लें, अभी गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में ही है। स्थापना कब हुई थी? 1935 में कोलकाता में स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस आयोग ने एक्टर पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकॉन घोषित किया है? आंसर होगा निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, प्रसिद्ध एक्टर हैं और उनको 3 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ECI ने नेशनल आइकॉन बनाया। एक कार्यक्रम भी हुआ और उसी में इसकी घोषणा की गई। किसने घोषणा की? तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, बीच में हैं, इन्होंने घोषणा की है। और पंकज त्रिपाठी देश में लोगों को वोट देने के प्रति जागरूकता फैलाएंगे और इसी वजह से उनको नेशनल आइकॉन बनाया गया है। लोगों को मैसेज देंगे कि वोट करें, वो ज़रूर वोट करें। ठीक है, और एक और बात कि इलेक्शन कमीशन ने वोटर अवेयरनेस सीरीज़ भी लॉन्च की है। लंबी वोटर अवेयरनेस सीरीज़ है, रेडियो श्रृंखला है, रेडियो पर आएगी ये। 52 एपिसोड होंगे जो कि आकाशवाणी नेटवर्क पर शाम 7 से 9 बजे के बीच में ये प्रसारित किए जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिल्ली में है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? मैंने पहले भी बताया, राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वायुसेना दिवस यानी इंडियन एयरफोर्स कब मनाया जाता है? डे, इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 8 अक्टूबर को, आज ही के दिन। और 2022 में कौन सा हुआ यह स्थापना दिवस है? तो 90वां स्थापना दिवस है, 90। ठीक है, अब सवाल होगा कि 8 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है? दरअसल 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी अंग्रेज़ों के समय। उस वक्त वायुसेना को क्या कहा जाता था? इंडियन एयरफोर्स को तो रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था। और स्थापना के अगले ही साल 1 अप्रैल 1933 को वायुसेना का पहला दस्ता बना था। ओके, और भारतीय वायुसेना ने, इंडियन एयरफोर्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी बड़ी भूमिका निभाई थी। आज़ादी से पहले ये इंडियन आर्मी के अंडर में ही वायुसेना थी, एयरफोर्स था। आज़ादी के बाद ये अलग हो गया, आर्मी अलग और एयरफोर्स अलग। तो आज़ादी के बाद ये एयरफोर्स से नाम रॉयल जो था उसको हटा दिया गया और सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कहलाया। और उसके पहले जो चीफ कौन थे? तो थॉमस W.L. हर्ट वो थे। ठीक है, इम्पोर्टेंट बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अरुण बाली, उनका निधन हो गया 7 अक्टूबर 2022 को, तो इनमें से क्या थे? आंसर होगा एक्टर थे, अभिनेता थे। 79 ईयर के थे अरुण बाली। उनका जन्म हुआ था जालंधर, पंजाब में 1942 में, और उन्होंने अपने एक्टिंग के करियर की शुरुआत 1989 में टीवी सीरियल दूसरा केवल से की थी। उन्होंने चाणक्य, स्वाभिमान, कुमकुम, प्यारा सा बंधन जैसे बहुत सारे टीवी सीरियल में भी काम किया, फिल्मों में भी बहुत सारी फिल्मों में काम किया। आखिरी बार उन्होंने काम किया फिल्म लाल सिंह चड्ढा में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसके नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार किसने संभाला है? आंसर होगा संदीप कुमार गुप्ता, उन्होंने संभालिया है। गेल के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, तो कहेंगे CMD। ठीक है, CMD बना दिए गए हैं। गेल की बात कर लें, ये भारत सरकार की नवरत्न कंपनी है, मुख्यालय नई दिल्ली में है, स्थापना हुई थी 1984 में। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और हाँ, संडे को सुबह 7 बजे वीकली करंट अफेयर्स देखना मत भूलना, और ये प्रेजेंट करेंगे हमारे साथी अंकित। ठीक है, तो आपकी डिमांड थी, बहुत लंबे समय से कमेंट्स आ रहे थे बहुत सारे लोगों के कि वीकली
करंट अफेयर्स भी आना चाहिए, जिसमें पूरे सप्ताह के करंट अफेयर्स की समरी हो। वहाँ पर उतना विस्तार तो नहीं होगा जैसे डेली के करंट अफेयर्स में होता है, लेकिन उसमें अच्छे खासे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। और अंकित जो है हमारे साथी, वो इसको प्रेजेंट करेंगे, वो आपको देंगे। तो मैं एवरी मंडे टू सैटरडे जो डेली का करंट अफेयर्स है वो तो दूंगा ही, और अब एवरी संडे को वीडियो आया करेगा वीकली करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो आप देखना ज़रूर। और अब मैं मिलूँगा मंडे को सुबह डेली करंट अफेयर्स के साथ।